हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। इसके पहले मैंने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो जो हमारा दुर्गेश स्टडी पॉइंट का यूट्यूब चैनल जो है उसमें एक हिस्ट्री क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइएगा और ये सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1 जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं आज हम लोग भाग 2 में। लेकिन भाग 2 में जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं। पिछला वीडियो में मैं आप सभी को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये उत्खनन कार्य शुरू हुआ, जानकारी जहां से जुटा, वो सबसे पहला जो था वो 1826 चार्ल्स मेसन के समय से, जिस समय हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी देश एक हुआ करते थे। ठीक है, उस समय चार्ल्स मेसन के द्वारा क्या हुआ था? चार्ल्स मेसन के द्वारा तो 1826 ईस्वी से क्या हुआ, वहां से हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में थोड़ी बहुत जो है जानकारी होना चालू हुआ था। चार्ल्स मेसन, फिर आया कौन? चार्ल्स मेसन के बाद फिर कौन आया? कनिंघम के द्वारा, जिस समय 1853-56 का वो दौर, जब पूरे इंडिया में क्या हो रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय राइट बंधु, जिसका एक का नाम जेम्स बर्टन और एक दूसरे का क्या नाम था, ये जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, यही दोनों नाम था। उसके बाद में फिर वहीं तक वो सीमित रहा। उसके बाद बृहद रूप से, विस्तृत रूप से अगर यदि इस सभ्यता का खोज हुआ तो इस सभ्यता का खोज कहाँ से माना जाता है? आपका क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ हुआ विस्तृत रूप से। ये 1921 ईस्वी का बात है। तो अगर यदि आप सभी से कहा जाए, पूछा जाए, अगर यदि मैं आप सभी को अभी कहूं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बहुत किताब में देखने को मिलेगा DR साहनी लिखा हुआ। उसके बाद फिर ये कब हुआ था? 1921 में। उसके बाद पुनः फिर 1922 में उत्खनन प्रारंभ हुआ और उसका उत्खनन कौन करवाया था? क्या स्थल का क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। बहुत बड़े स्थल की खुदाई हुआ मोहनजोदड़ो का, जिसका ये उत्खनन कौन क्या था? राखाल दास बनर्जी, RD बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर दो गो हम लोग पढ़े थे। उसके बाद में पढ़े और उसके बाद में देखे क्या कि सबसे अधिक इसका फैलाव, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ था? उत्तर में आपका मांडा, जम्मू कश्मीर से लेकर के ये दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र, और पूर्वी क्षेत्र में अगर यदि जाते हैं तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी छोर में अगर यदि जाते हैं तो बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर की तक ये इसका विस्तार फैला हुआ था। अगर यदि इसका फैलाव में लंबाई चौड़ाई का अगर यदि बात किया जाए तो लंबाई चौड़ाई कितना था? तो उत्तर प्रदेश यानी आलमगीरपुर से लेकर के कहाँ तक, सुतका गेंडोर तक का अगर यदि चौड़ाई पूछा जाए तो वो था 1600 किलोमीटर। और आपका मांडा से लेकर के दैमाबाद का लंबाई अगर यदि पूछा जाए तो वो था कितना? 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके आगे उसके बाद हम लोग क्या देखें कि इंडिया में लगभग 6 स्टेट या 7 स्टेट में उत्खनन हुआ था और इस सभ्यता की होने की प्रमाण मिले हैं। तो इस सभ्यता के होने के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं, इस सब के विषय में भी हमको जानकारी हो गया था। क्या क्या ऊपर से अगर यदि देखते आते हैं तो कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, और गुजरात, महाराष्ट्र, UP, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये भी जाने थे कि इन सभी स्टेट्स में अगर यदि ये पूछा जाए हमें कि इन सभी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा उत्खनन कहाँ हुआ, सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये खुदाई करने पर मिला, साक्ष्य कहाँ मिला, तो वो था, सबसे ज़्यादा उत्खनन कहाँ हुआ, तो वो गुजरात स्टेट में हुआ था। ठीक है, तो आइए हम लोग आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2। आज हम लोग जानेंगे कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का इतना क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर यानी कि महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण क्यों थी? इसको जानने के लिए लोग
इतना उत्सुकता क्यों ये हुआ? सारे लोगों को जो दुनिया में पूरे ये से फैला था, पूरा तेजी से फैला था, लोग इतना विस्तार रूप से क्यों जानना चाहते थे? इसको लोग जगह-जगह पर और क्यों उत्खनन करा? तो इसका मेनली 2 महत्वपूर्ण इसका प्रसिद्धि का क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्धि का 2 महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। उनमें से सबसे पहला कारण अगर यदि है तो इस सभ्यता का इस सभ्यता का क्या है, शहरी जो है, शहरी व्यवस्था या तो नगरीय व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। शहरी व्यवस्था या टाउन प्लानिंग कहिए, ठीक ना, टाउन प्लानिंग। ये टाउन प्लानिंग और शहरी व्यवस्था लिखने का मतलब क्या था कि शहरी व्यवस्था और टाउन प्लानिंग इतनी विकसित तरीके से थी। ये बात हम कब का कर रहे हैं, 2350 ईस्वी से 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व पहले की बात कर रहे हैं। उस समय का यह दौर, और उस समय इतनी सुदृढ़ व्यवस्था इसका थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता, कि आज के बड़े बड़े शहरों में यह व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। छोटे मोटे शहर में नहीं, बड़े बड़े शहरों में आपको देखने को मिलती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, आज से उतना साल पहले, हजारों हजार साल पहले क्या व्यवस्था, क्या लोगों में ये कैसी व्यवस्था होगी, कितना लोग ये विकसित थे, डेवलप थे, तभी तो वैसा ये नगर, वैसा शहर होने के प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये थी आपका टाउन प्लानिंग, बहुत ही अच्छी ढंग से। बड़े बड़े टाउन में क्या आप देखते हैं, बड़े बड़े टाउन में आप देखते होंगे कि उसका जल निकासी की व्यवस्था अच्छी सुदृढ़ तरीके से हो, मकान बनाने की व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से हो, उसका रोड किस तरह, उसका रोड की व्यवस्था यानी सड़क की व्यवस्था, घरों की व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है। तो ये सब सारी जो आज व्यवस्था देख रहे हैं, बहुत साल पहले यानी कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व इसका जो कार्बन पद्धति में जो इसका सर्वमान्य होने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है सभी विद्वानों की तरफ से, तो उस समय क्या बात था, और उस समय इतना सुदृढ़ तरीके से नगर नियोजन टाउन प्लानिंग बसाया गया था। तो मेनली इसका टाउन प्लानिंग, और दूसरा क्या था, जल निकासी। क्या था, जल निकासी। यह भी व्यवस्था बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ था। आइए अब हम लोग एक एक करके जानते हैं आखिर किस तरह से ये व्यवस्था करी गई थी, ठीक है। किस तरह से इस सभ्यता में शहर के होने की जानकारी, शहर के बसावट, किस टाइप के शहर बसा हुआ था, कहाँ कहाँ बसा हुआ था, वो सब सारी चीज को थोड़ा सा हम लोग अभी विस्तार से देखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। अच्छा, एक चीज यानी जितने भी जगह सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल की खुदाई करी जाती है, उन शहरों के विषय में हम लोग शहरों के बसावट के विषय में जान रहे हैं, ठीक है। तो मेनली देखिए, यहाँ पर जहां भी उत्खनन हुआ, वहां पर एक नीचे जो था, एक नीचे 2 प्रकार का, वहां पर 2 भाग में विभाजित था। जितना भी शहर उत्खनन हुआ सभी क्या था, 2 भाग में विभाजित था। इसमें से आप देख रहे होंगे, यह जो है इसको कहा जाता था पूर्वी टीला। क्या कहा जाता था, पूर्वी टीला। और इसको कहा जाता था पश्चिमी टीला। क्या कहा जाता था, पश्चिमी टीला। अच्छा, इसमें क्या देखा जाता था कि यह जो है थोड़ा सा नीचे डाउन एरिया में यह बसा हुआ था, परंतु डाउन एरिया में बसा हुआ था, लेकिन इससे बहुत बड़ा ये हुआ करता था। और ये हमेशा क्या था, इसके पश्चिम साइड में, यानी कि ये ऊपरी हिस्से में टीला टाइप में, जहां हाइट थोड़ा सा हो, उस जगह पर ये जो है पश्चिमी दुर्ग बसा हुआ था, ठीक है। इस संबंध में कहा जाता है दोस्तों कि यहां पर जो है इसके चारों बगल, ये जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला के चारों बगल जो है दुर्गीकरण किया गया था, लेकिन इसमें वो व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। इसमें क्या था, दुर्गीकरण का मतलब क्या समझे, दुर्गीकरण का मतलब 4 दीवारी, बाउंड्री वाल था, चारों तरफ से बाउंड्री वाल था। तो बाउंड्री वाल होने का कारण ये हो सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बाउंड्री वाल किया, जहां जहां भी टाउन पाया गया सभी में क्या देखा गया,
कि इसमें जो है यह टाउन प्लान जो है ये 2 भागों में विभक्त था और प्रत्येक दुर्ग, पश्चिमी टीला के प्रत्येक दुर्ग में, अच्छा इसको जो है दुर्ग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुर्ग भी कहा जाता था। पश्चिमी टीला में क्या देखा गया? सभी में दुर्गीकरण किया हुआ था। और इसमें क्या था, ये जो बाहर वाला जो दीवार था ना, बाहर वाला दीवार यानी बाहर साइड में दीवारें काफी चौड़ी होती थी, तो बाहर साइड जो है क्या किया गया था कि पक्की ईंट का इसमें इस्तेमाल किया गया था। कैसी ईंट का इस्तेमाल किया गया था? पक्की ईंट का। और अंदर साइड में जो है, अंदर साइड में कच्ची ईंट का इस्तेमाल लोग करते थे। ठीक है, ओह लोग लिख दें, कच्ची ईंट का इस्तेमाल लोग करते थे। इसको ये दुर्ग को स्थापित। अच्छा, इसके बाद ये जो है इसके तुलना में, ये पश्चिमी दुर्ग के तुलना में इस दुर्ग में जो है क्या होता था, इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। इससे हम कह सकते हैं, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हो सकता है कि यह दुर्ग जो है यही शहर हुआ करता था उस समय का, मेन टाउन। ठीक है, जहां पर बाजार, जहां पर व्यवसाय होता होगा। और यह जो दुर्ग था पश्चिमी टीला, इसमें कहा जाता है कि पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। ये सब जितने भी बिंदु मैं आप सभी को बता रहा हूं, कृपया करके आप सब कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। ठीक है, इसमें कौन सा पुरोहित, हाँ, ये कौन सा वर्ग इसमें रहते थे? पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। छोड़ दो, बजने दो, छोड़ दो, बंद मत करो। पुरोहित वर्ग रहते थे। ठीक है, पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, यानी कि उस समय जो है पुरोहित वर्ग का मतलब क्या, क्लास 1 के लोग इसमें रहते थे। कौन से लोग रहते थे? क्लास 1 के लोग इसमें रहते थे, यानी कि अमीर लोग रहते होंगे। ठीक है, कैसे लोग रहते थे? अमीर लोग रहते थे। और ये जो है ये मिडिल क्लास के लोग, ये जो नीचे साइड वाला जो था टाउन, ये जो था क्या था, मिडिल क्लास के लोग इसमें रहते थे। कैसे लोग रहते थे? मिडिल क्लास के लोग इसमें बसाव रहते थे। मिडिल क्लास हुआ, व्यापारी वर्ग हुआ, वो सब ये इस टीले में यानी पूर्वी टीला में निवास करते थे। और इसकी जनसंख्या इससे काफी अधिक था। ठीक है, लगभग 30-40 हजार की जनसंख्या इस टाउन में रहता था। तो जितने भी स्थल की खुदाई हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, सभी में इस प्रकार से 2 प्रकार का, ये 2 भाग में यह टाउन जो है विभाजित रहता था, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक धोलावीरा एक ऐसा जगह था। क्या था? धोलावीरा। मैंने बताया कि जितने भी उत्खनन हुए इस सभ्यता के अंतर्गत, सभी में यह जो टाउन की व्यवस्था था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था, परंतु धोलावीरा में एक ऐसा जगह है वहां पर 3 पार्ट में ये टाउन को होने के साक्ष्य मिले हैं, जिसको क्या मैधमा या कुछ इस तरह से कहा जाता था। ठीक है, धोलावीरा। क्वेश्चन में अगर यदि पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल जहां पर टाउन के 3 भाग में होने के प्रमाण मिले हैं, तो आप टिक करके आइएगा धोलावीरा। ठीक है, इसके आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, और एक चीज इसमें जान लीजिए कि यह सारा क्षेत्र जो है क्या था, नदी घाटी क्षेत्र में बसा हुआ था, नदियों के तटवर्ती इलाके में बसा हुआ था। क्यों बसा हुआ था नदियों के तटवर्ती इनके इलाके में? क्योंकि व्यापार में सुगमता ये सबको होती थी। ठीक है, सिंधु घाटी में जो लोग होते होंगे या रहते होंगे, उनको व्यापार करने में सुविधा होती होगी, सुगमता होगी। ठीक है, इसीलिए नदियों के तटवर्ती इलाके में ही यह जो है सारी टाउन प्लानिंग था उस समय। ठीक है, और ये जो है पुरोहित वर्ग के लोग इस टाउन में रहते थे, पश्चिमी टीला में। इसलिए यह जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अर्थात बाढ़ उड़ अगर यदि आ जाए, इसीलिए इन लोग क्या करते थे, ऊंचा जगह
अच्छे लोग जो है क्या बोलते हैं, क्लास अमीर घराने के लोग जो है कहाँ रहते थे, पश्चिमी टीला में, जहाँ पर ऊंचा जगह होता था, वहां पर इन लोगों का बसाव रहता था। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कि शहर का बसावट, मतलब कि शहर का बनावट, शहर में कैसा रोड था, ठीक है, उसके बाद में घर किस किस टाइप में सड़क विभाजित था, ठीक है, कैसा घर था, है ना, इसके विषय में अब हम लोग जानते हैं। तो आइए चलते हैं, एक घर बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे हम लोग? एक घर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, उस समय का जैसा किताबों में दिया गया है। दोस्तों मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि हमने जो बता रहा है ये ऐसा नहीं है कि हम या तो हमारी लेक्चर को सुन करके आप पूरे कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आता है उसको आप सोल्व कर लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारी लेक्चर्स को सुनने के बाद जब आप किताबें पढ़ेंगे तो वहां से आपको जो क्वेश्चन मटेरियल मिलेगा वो पूरी तरह से दिमाग में फिट होगा, सेट होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक टाउन ले लेते हैं, ठीक है। इस किस टाइप के टाउन यहाँ पर बना हुआ रहता था सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए मान के चलिए ये आपका क्या है, एक टाउन है, और टाउन के बीचों बीच में क्या होता था दोस्तों, एक जो है ये बहुत चौड़ी एक रोड हुआ करती थी। आप इसे राजपथ हो सकता है कहा जाता होगा, मतलब मेन रोड, मेन सड़क, ठीक है। तो ये मान के चलिए ये राजपथ जो है उस समय का हुआ करता था, और राजपथ ही बोलिए। और इस सड़क का चौड़ाई जो है 10 मीटर होने के प्रमाण मिले हैं। कितना प्रमाण मिले हैं? 10 मीटर तक यह रोड चौड़ा था। और उसके बाद इससे ठीक थोड़ा कम चौड़े ये फिर सभी घरों की ओर यह रास्ता जाता था, ठीक है। देखिए इस टाइप के, ठीक, यह अभी रास्ता है, ये 10 मीटर जिसको राजपथ कहते थे। उसके बाद में क्या होता था, फिर एक सड़क जाती थी दोनों छोर पर, ठीक है। अब इसमें से देखने वाली क्या बात है कि ये जो है सभी सड़कें हम क्या देख रहे हैं, सभी एक दूसरे के समकोण पर काट रही है। इसीलिए यह बार बार जो है क्वेश्चन में भी देखा गया है, यार आपको पढ़ने को मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। अब देखते हैं उसके बाद में फिर यहाँ पर गली हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पतला पतला गली हुआ करता था इस टाइप का। ये ओह थोड़ी मोटी हो गई है, ये इस टाइप का गली हुआ करता था। और यहाँ जो था ये घरों की बनावट ऐसे थी, ये देखिए इस टाइप का घर बना हुआ था, ठीक है। इसमें क्या देखने वाली बात था, इसमें आश्चर्य वाली बात था कि इसमें देखा गया सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर में जो घर बसे हुए थे, किसी भी घर के दरवाजे अर्थात किसी भी घर के दरवाजे मेन रोड पर नहीं खुलता था। मुख्य सड़क पर चाहे इधर हो या तो फिर इधर हो, ये घर के दरवाजे नहीं खुलते थे सड़क पर। सभी के दरवाजे कहाँ खुलते थे? गली में खुलते थे। कहाँ खुलते थे सभी के दरवाजे? सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर पाए गए मेन रोड में ना खुल करके, मुख्य सड़क पर ना खुल करके, कहाँ खुलती थी? सभी के दरवाजे गलियों की ओर रहते थे। आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा हो सकता है, किया होगा, और वही होगा, मेनली कारण वही हो सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन लोगों ने क्या किया कि सभी अपने दरवाजे किधर रखे? गलियों की ओर रखे थे, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक टाउन ऐसा पाया गया जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल, जो गुजरात में है, ठीक है। इस लोथल टाउन में क्या देखा गया कि इसके दरवाजे जो है सड़क में खुलते हुए पाए गए। कहां पाए गए? सड़क में खुलते हुए पाए गए। अगर यदि एग्जाम में अगर यदि आवे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा नगरीय सभ्यता कहां का किस जगह का उत्खनन से यह प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है कि वहां के दरवाजे जो है, उस टाउन के दरवाजे है मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, तो वहां पर टिक करके हमें क्या आना है? लोथल। क्या आना है? लोथल, जहां पर चावल होने के साक्ष्य भी मिले हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, कल के इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, क्या लोथल में चावल के साक्ष्य होने और
लोथल जो है बहुत बड़ा बंदरगाह भी हुआ करता था उस समय, समझ गए। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या क्या देखे जी, ये मुख्य सड़क होती थी जिसकी चौड़ाई 10 मीटर। उसके बाद क्या हुआ कि सभी घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुल करके कहाँ खुलता था, गलियों में खुलता था। ठीक है, अब आगे हम लोग, अच्छा, मोहनजोदड़ो जो है उस समय जो है सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। सबसे बड़ा शहर कौन सा हुआ करता था, मोहनजोदड़ो, जो उस समय की राजधानी, कैपिटल कह सकते हैं उसको। वहां की जनसंख्या अगर यदि आका, वहां का जनसंख्या आका गया है लगभग 35-40 हजार, अर्थात उस समय जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का जनसंख्या देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि वह जो था वो क्या था, राजधानी हुआ करता होगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अब आगे इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या मोहनजोदड़ो में ही थी। ठीक, अब देखेंगे हम लोग, क्या देखें, सभी घरों के डिजाइन। अब एक घर का हम लोग डिजाइन देखते हैं। ठीक है, एक घर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या कैसे कैसे अंदर में उसका बनावट था। देखिए, हम जैसा कि आप सभी को बताएं इसके पहले कि क्या होता था कि मुख्य सड़क पर घरों के दरवाजे ना खुल करके कहाँ खुलते थे, गलियों में। तो ये क्या हो गया, गली हो गया। ये क्या हो गया जी, गली हो गया। अब मान के चलिए इस घर का दरवाजा मेरा ये है, क्या हो गया, यहां से हमें हमारा एंट्री होता है। और एंट्री होने के तुरंत बाद, एंट्री होने के तुरंत बाद यहाँ पर क्या था, एक वाल दिया रहता था, दीवाल। क्या दिया हुआ रहता था, दीवाल, ईंट का दीवाल खड़ा रहता था जो लगभग 5.5 फीट, ठीक है, लगभग 5.5 फीट, फीट लिखिए, लगभग 5.5 फीट से लेकर के 6 फीट, है ना, 6 फीट तक इसकी ऊंचाई रहता था कि डायरेक्ट आप अंदर, ये जो है ये आपका घर बना हुआ है, 1 2, यानी प्रत्येक मकान में लगभग 4-5 कमरे दिखाई, मतलब कि होने के प्रमाण मिले हैं। 4-5 मैंने औसतन अगर यदि देखा जाए तो 4-5 ही ये कमरा होता था। उसके बाद में यहाँ से घुसने के बाद, अच्छा, ये दीवार क्यों क्यों दिया रहता था, ये दीवार इसलिए दिया रहता था कि अंदर आप डायरेक्ट द्वार में घुसते के साथ अंदर आप झांक नहीं सकते हैं, या तो आप इधर से एंट्री मारिएगा या तो फिर इधर से आप एंट्री मारिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा बीचों बीच आंगन हुआ करता था। क्या हुआ करता था, बड़ा सा बीचों बीच आंगन हुआ करता था। और इसी आंगन में एक ये साइड में क्या होता था, कुआं होता था। कुआं के ठीक बगल में एक स्नानागार, उसके ठीक बगल में क्या होता था, एक किचन रूम रहता था। ठीक है, ये क्या है जी, कुआं है। क्या है ये, कुआं है। और ये क्या है, स्नानागार, यानी नहाने का घर, स्नानागार। और ये क्या है आपका किचन, रसोई घर जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये, किचन। और क्या, यहाँ पर एक सीढ़ी के भी होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, यानी सीढ़ी के होने के प्रमाण मिले हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय हो सकता है 2 मंजिला 3 मंजिला मकान भी हुआ करता होगा, ऐसा साक्ष्य सीढ़ी के द्वारा मिला है। सीढ़ी पाने से यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का घर जो है वो 2 मंजिला 3 मंजिला भी हुआ करता होगा। ठीक है, तो क्या क्या हम देखें, कुआं देखें, स्नानागार देखें और किचन देखें। और क्या देखें, और एक चीज बहुत ही ये विचित्र चीज कि उस समय इतनी विकसित यह सभ्यता थी, इतना विकसित टाउन था कि आज के बड़े बड़े टाउन में भी यह व्यवस्था नहीं आपको देखने को मिलेगा। उस समय क्या व्यवस्था था कि इससे जो पानी निकासी होता था, अर्थात स्नानागार, किचन रूम से इस सब का पानी ये इकट्ठा करके और पाइप द्वारा यह पानी कहाँ गिरता था, सीधे गलियों में जाकर के गिरता था, जो फिर बहाव होकर के कहाँ चली जाती थी, नदी की ओर चली जाती थी। तो इतनी सुदृढ़ तरीके से इस नगर को बसाया गया था, इतना डेवलप था उस समय। ठीक है, तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि भारत जो था यह, मतलब कि प्राचीन इतिहास में अगर यदि जाएंगे, प्राचीन हिस्ट्री को और अगर यदि बढ़ते हैं तो यह सभ्यता एकदम निश्चित रूप से कह सकते हैं भारत की सभ्यता थी। और भारत को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा गया है, आज नहीं, बहुत पहले से यह सोने की चिड़िया कहलाने के हकदार थी और इस सभ्यता में यह देखने को मिला है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसमें से एक कहा गया है, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसमें कहा गया है, यह सभ्यता जो थी, यह सभ्यता आद ऐतिहासिक सभ्यता थी। क्या है? आद ऐतिहासिक सभ्यता। यह सभ्यता को आद ऐतिहासिक कहा गया। क्यों भाई? आद ऐतिहासिक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आद ऐतिहासिक का मतलब ये हुआ कि इसका लिखावट का प्रमाण तो मिला है लोगों को, लेकिन इसके लिपि को, इसके अक्षर को लोग पढ़ नहीं पाया। इसीलिए इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? आद ऐतिहासिक। कहीं कहीं लिखा हुआ भी है कि यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आद ऐतिहासिक। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ये कांसे के मूर्ति होने के साक्ष्य भी इस सभ्यता से मुझे मिली है। नर्तकी, कांसे की नर्तकी, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसीलिए हाँ, इसके बाद वाले वीडियो को आप देखना एकदम बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, ये इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें जो है आपको सारा बायोडाटा आपको दिया जाएगा। कहाँ से किस उत्खनन से क्या मुझे मिला, वो सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को भी देखना आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है? तो कांस्य युगीन यानी कांसे की नर्तकी इसीलिए कहा गया कि उस समय के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय पनपी थी, उस समय के लोग कांसे से भी लोग क्या थे? परिचित थे। ठीक है? अब इसके थोड़े से लाइफ स्टाइल के विषय में जानते हैं। ठीक है? क्या इसमें से थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग इसके लाइफ स्टाइल के विषय में। और वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लाइफ स्टाइल के विषय में जान लेते हैं शॉर्टली तरीके से इनका लाइफ स्टाइल। दोस्तों, इसका जो खान पान का चीज था, उस समय जो हुआ था, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, उस समय जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे, ऐसा होने के प्रमाण मिले हैं। ऐसा कैसे कह रहे हैं? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के थे। मांसाहारी क्यों कह रहे हैं? तो चूंकि लोग शिकार जिससे करते थे, वैसा हथियार जो है ये होने के प्रमाण इनके समय में सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। और शाकाहारी में लोग क्या क्या भोजन करते थे? एक गेहूं, मेन क्या था? गेहूं। मैंने बताया एक लोथल में मिला था चावल, लेकिन उतना मुख्य ये खाद्यान्न फसल उस समय के लोगों का नहीं था। ये गेहूं और जो उसका मुख्य था खाद्यान्न फसल। ठीक है? उसके बाद में फल के रूप में खाते थे तरबूजा। क्या खाते थे? तरबूजा। और एक होता है खरबूजा। क्या होता है? खरबूजा। और उसके बाद में एक ये भी क्या बोलते? खजूर। हाँ, खजूर। तो ये सब के होने के भी जानकारी। और तेल के रूप में क्या करते थे? तिल हो गया। ठीक है? सरसों हो गया। ठीक है? और राई हो गया। ये सब चीजें भी मिला है जो तेल के रूप में करते थे उपयोग। उसके बाद में कपास के भी होने की जानकारी मिली है। किसकी होने की जानकारी मिली है? कि उस समय के लोग कपास का भी उत्पादन करते थे। ये कैसे हम कह रहे हैं कि कपास का उत्पादन? क्योंकि सूती वस्त्र, कॉटन वस्त्र का भी होने के प्रमाण इस सभ्यता में मिले हैं, इसीलिए। और ऊनी वस्त्र के भी होने के प्रमाण मिले हैं। थोड़ा सा जान लीजिए कि आज भी जो है महाराष्ट्र और गुजरात जो है, दोनों स्टेट्स में जो है ये इसकी खेती, कपास की खेती बहुत ज़्यादा होता था और उस समय भी हुआ करता था। ठीक है? तो ये थी उसका ये। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि इसका कौन सा उत्खनन में क्या मिला, नहीं मिला। तो अगला वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको देखना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जरूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद।